लिंक लिस्ट। अब हमारा पहला टॉपिक है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का मतलब क्या होता है? लिंक लिस्ट कैन बी डिफाइंड एज collection of objects called node that are randomly stored in memory। देखो, लिंक लिस्ट एक इस टाइप का हमारा ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जिसको हम नोड कहते हैं। ठीक है, बेसिकली नोड होता है और रेंडमली हम स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर। अब देखिए कि अभी तक आपने एरे किया था और लिंक लिस्ट का मतलब क्या होता है। हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि एक कॉलेज है और उस कॉलेज के अंदर स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं और स्टूडेंट का जो डेटा है हमें मेमोरी के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, जो स्टूडेंट का डेटा होता है वो हमेशा एक लीनियर फॉर्म में ही स्टोर होता है। जैसे जैसे स्टूडेंट ने एडमिशन लिया वैसे वैसे हम उसका एडमिशन नंबर उसको दे देते हैं। ठीक है, जिसने पहले लिया उसका एडमिशन नंबर पहले आएगा, जिसने बाद में लिया उसको बाद में मिलता है। ऐसा नहीं है सबका कलेक्टिवली एक साथ ले लिया और उसके बाद उसको नंबर इशू हो रहे हैं। ये आप हमेशा हर यूनिवर्सिटी का देखेंगे कि कभी भी आप एडमिशन लेते हैं, पहले लेते हैं तो आपको पहले नंबर मिलता है, बाद में लेते हैं तो बाद में मिलता है। लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन होता है या तो उसके अंदर पहले से फिक्स नंबर डिफाइन नहीं होते हैं कि कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लेना है। 5,000 लेंगे, 50,000 लेंगे या 5 लाख स्टूडेंट लेंगे, तो हमें पहले नहीं पता होता है, हमें नंबर नहीं पता होता। कि जब हमें नंबर ही नहीं पता तो हम मेमोरी के अंदर कैसे हम एक स्पेस डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक एरे के थ्रू से उनका डेटा स्टोर कर सकूं, तो एरे के अंदर पहले से नंबर फिक्स होता है कि आप 50 या 5,000 इतने ही आप ब्लॉक बना सकते हैं एरे के अंदर। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है हमें कितना स्टोर करना है तो हम पहले से उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं मेमोरी को। तो इस वजह से लिंक लिस्ट यूज़ हुआ है। लिंक लिस्ट बेसिकली डायनामिकली डेटा स्टोर करता है। डायनामिकली के मतलब का क्या है कि जैसे जैसे डेटा आएगा वैसे वैसे ये स्टोर करेगा। बेसिकली इसका मेन बेनिफिट यही है कि लिंक लिस्ट डायनामिक मेमोरी लेता है, यानी कि ये डायनामिकली डेटा स्टोर करता है। अब डायनामिक का मतलब होता है कभी भी जैसे मर्जी भी रन टाइम पे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हमें पहले से फिक्स करके रखना है। बट एरे के अंदर क्या होता है, एरे स्टैटिक डेटा टाइप है जैसे अभी हमने देखा। तो एरे स्टैटिक इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर हमें पहले से नंबर फिक्स करना पड़ता है। हम ना उससे कम कर सकते हैं ना उससे ज़्यादा कर सकते हैं। तो लिंक लिस्ट के अंदर होता क्या है कि अब एरे एक कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन लेता है। अब हमें लिंक लिस्ट के अंदर मान लो हमारे पास एक स्टूडेंट आया, हमने एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर दिया। ठीक है, एक स्टूडेंट को एडमिशन दे दिया। उसके बाद एक और स्टूडेंट आया, उस स्टूडेंट को भी हमने एडमिशन स्टोर कर दिया। लेकिन अब ये जो स्टोरेज है इनको आपस में लिंक तो करना पड़ेगा ना। ये लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा एक ब्लॉक बनाते हैं जिस ब्लॉक के अंदर ये इस वाले का एड्रेस रखता है अपना। ठीक है, अगले का एड्रेस रखेगा। अब हमारा एक और स्टूडेंट आ गया, उसका हमने एडमिशन ले लिया, तो ये क्या करेगा, ये अगले वाले स्टूडेंट का एड्रेस अपने पास स्टोर करके रखेगा। इसी तरह से जो हमारा लिंक लिस्ट है वो ऐसे काम करता है, जैसे जैसे स्टूडेंट आते जाते हैं वैसे वैसे हम उसको ऐड करते रहते हैं और पिछले वाले से अगले वाले का लिंक कर देते हैं। तो ये जो स्टोरेज है जो मैंने अभी आपको दिखाया ये बेसिकली लिंक लिस्ट है। इस लिंक लिस्ट में बेनिफिट ये होता है कि ये जो एक है इसको हम कहते हैं नोड। ठीक है, ये एक नोड हो गए, हमने 4 नोड इसमें स्टोर करे हैं और ये नोड क्या करते हैं, रेंडमली स्टोर होंगे। रेंडमली का मतलब है जैसे जैसे हमारे पास स्टूडेंट आते जाते हैं हम वैसे वैसे उसकी स्टोरेज करते हैं। और उसका जो मेमोरी लोकेशन होता है वो मेमोरी लोकेशन भी कंटिन्यूस नहीं होता है। कंटिन्यूस का मतलब नहीं है, ये नहीं है कि ये 100 पे स्टोर हुआ तो ये 200 पे स्टोर होगा, ये 300 पे स्टोर होगा, ये 400 पे स्टोर होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जहाँ पे इसको स्पेस मिलता है ये वहाँ पे स्टोरेज कर देता है।
तो लिंक लिस्ट का बेसिकली बेनिफिट ये होता है कि जैसे जैसे स्टोरेज आया, जैसे आज 5 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, 5 का डेटा स्टोर कर दिया हमने, फिर एक दिन एडमिशन ही नहीं हुआ, उसके अगले दिन फिर 10 स्टूडेंट एडमिशन हुए तो 10 का हमने स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे बेनिफिट ये है कि जैसे जैसे हमारे पास डेटा आता जाता है हम वैसे वैसे इसको स्टोर करते जाते हैं, इसलिए इसको रैंडमली स्टोर बोला जाता है कि रैंडम हम स्टोर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स का और हम इसको डायनामिकली स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए लिंक लिस्ट का थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक कलेक्शन कर रहा है तो कलेक्शन हो कैसे रहा है, कैसे ये एक दूसरे से लिंक कर रहा है। बेसिकली इसमें हमें ये नोड समझने वाली बात है कि नोड कि हम नोड कैसे बनाते हैं। जो नोड होता है वो कुछ इस टाइप का होता है कि हमने एक मेमोरी लोकेशन लिया, इस मेमोरी लोकेशन के भी हमने 2 पार्ट कर दिए। ठीक है, 2 पार्ट कौन से करें, एक हमने डेटा पार्ट करा जिसके अंदर हमारा सारा डेटा स्टोर होगा, और एक हमने नेक्स्ट टाइप का हमने पार्ट कर दिया। नेक्स्ट का मतलब होता है जो नेक्स्ट लोकेशन की मेमोरी को स्टोर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लोकेशन की मेमोरी को स्टोर करता है। तो यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट का कंप्लीट डेटा स्टोर कर दिया, इसके अंदर क्या स्टोर होगा, अगली लोकेशन का एड्रेस। ठीक है, तो इसलिए ये कैसा होता है कि पॉइंटर टाइप का होता है। यहाँ पे हमारा पॉइंटर का कंसेप्ट बहुत अच्छे से यूज़ होने वाला है। अब हम पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे अब हम ये नोड जो है, अब लिंक लिस्ट बनती कैसे है, जैसे मान लो हमारा एक स्टूडेंट हमने हमारा एडमिशन ले लिया, हमने उसमें अभी हम फ़िलहाल 1-2 करके डेटा जो है वो 1-2 ले लेते हैं कि ये 1-2 हमारा डेटा है कि हमारा पहले स्टूडेंट ने एडमिशन लिया। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हम इसको क्या रखेंगे, इसको रखेंगे नल। नल का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। पॉइंटर में नल स्टोर होता है जब वो किसी भी लोकेशन को पॉइंट नहीं करता है। तो पहली बार ये नल हो गया। और ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, जो पहला है ना उसको हम दे देते हैं हेड का नाम कि ये हेड है। ठीक है, ये हेड हमारा बन गया। और अब हमारा जो नया एक लोकेशन बनेगा, मतलब अब एक दूसरा स्टूडेंट एडमिशन हुआ, तो ये जो स्पेस ले रहा है, ये स्पेस को हम एक नॉर्मल एक वेरिएबल लेते हैं पीटीआर। पीटीआर एक वेरिएबल ले लेते हैं, पॉइंटर वेरिएबल। जो पॉइंटर वेरिएबल क्या कर रहा है, एक अगली लोकेशन ले रहा है और उसके अंदर कोई डेटा स्टोर होगा। ठीक है, अब पीटीआर को हमें इससे कनेक्ट करना है। अब हेड जो है, हेड बेसिकली एक हमारा पॉइंटर हो गया जो स्टार्टिंग वेरिएबल को एक्सेस करेगा कि स्टार्टिंग है। ठीक है, तो इसलिए एक टेम्परेरी वेरिएबल हमें और चाहिए जो हम इसको एक्सेस कर सके आगे के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हेड भी है और इसी को ही हमने दे दिया टेम्प नाम, एक टेम्प नाम दे दिया। अब हमने क्या कर दिया, जो टेम्प का ये जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम पीटीआर को लोकेशन कर रहे हैं, यानी कि अब इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो इसके अंदर आ जाता है। जैसे कि अगर इसका एड्रेस मान लेते हैं 100 है और इसका एड्रेस 110 है, तो ये 110 कहाँ जाएगा, इस लोकेशन पे जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये इसको पॉइंट कर रहा है। और टेम्प को हम क्या करते हैं, टेम्प को हम आगे बढ़ा देते हैं, पीटीआर के पास कर देते हैं। तो अब टेम्प अब इसको पॉइंट नहीं कर रहा, टेम्प अब इसको पॉइंट करेगा। ओके, फिर एक और हम मतलब अब आप सोच रहे होगे हमने टेम्प लिया, पीटीआर लिया, हेड लिया, ये 3 चीज़ें ली हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल के नाम आपको बता देती हूँ जो हम पूरे प्रोग्राम में यूज़ करेंगे ताकि आपको आगे कन्फ्यूज़न ना हो। एक हम इसमें नाम लेते हैं हेड, जो आएगा, जो पॉइंट करेगा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लिंक लिस्ट, जो स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, यानी कि लिंक लिस्ट जहाँ से स्टार्ट हो रही है उस नोड का नाम है हेड, उसको हम हेड से दे रहे हैं। और जो टेम्प है, जो टेम्प नाम का वेरिएबल होगा, ये सारे पॉइंटर वेरिएबल होंगे, ये सभी पॉइंटर होंगे। जो टेम्प नाम का वेरिएबल होगा ये टेम्परेरी वेरिएबल है, टेम्परेरी वेरिएबल विच ऐड न्यू नोड, जो हमेशा नई नोड को ऐड करेगा। जैसे अब ये नई नोड आई, उसको ऐड करने के लिए टेम्प को यूज़ करा हमने। ठीक है, और जो पीटीआर है, पीटीआर न्यू नोड बनाएगा। ठीक है, इट विल क्रिएट न्यू नोड, ये नई नोड बनाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 चीज़ों को हमें याद रखना है, इन तीनों से ही हम काम करते हैं। तो हेड हमेशा पहले पॉइंट पे रहेगा, हेड वहाँ से नहीं हटेगा, क्योंकि अगर हमने हेड को हटा दिया तो हम पहला नोड हमारे हाथ से निकल जाएगा।
एक तरह से आप ये समझो कि एक डोर की तरह है, तो हमें स्टार्टिंग सिरा हमें चाहिए, तो स्टार्टिंग सिरे को हमने हेड का नाम दे रखा है, ठीक है। अब पीटीआर से क्या होता है, ये हमेशा नई नोट बनाएगा। तो एक मान लो एक और नए स्टूडेंट का एडमिशन हुआ, तो एक और नए स्टूडेंट का डेटा कहाँ जाएगा, वो पीटीआर के अंदर जाएगा, ठीक है। ये हमने तीसरे नंबर का डेटा स्टोर करा, और इसके यहाँ पे क्या है, इसके यहाँ पे नल है, ओके। तो अब क्या करेगा, जो टेम्प है वो हमेशा लास्ट नोड पे रहेगा, यानी कि टेम्परेरी वेरिएबल विच ऐड न्यू नोड। हम टेम्परेरी वेरिएबल लेते हैं जो नया नोड ऐड करेगा। तो अब टेम्प इस वाले लोकेशन पे है, तो टेम्प के नेक्स्ट में यानी कि यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं, तो इसका एड्रेस मान लेते हैं 115, कुछ भी आप एड्रेस ले लीजिए, 115 ले लेते हैं। तो टेम्प का जो ये वाला पार्ट है उसके अंदर 115 आ जाएगा, तो यानी कि अब ये इसको पॉइंट करने लग गया। अब ये जो टेम्प है वो किस पे जाएगा, वो इस पे जाएगा, तो टेम्प अब इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। पीटीआर तो हट गया, पीटीआर हमेशा नई नोड बनाता है, तो पीटीआर से हमेशा नई नोड बनेगी, ये एक और नई नोड बनी जो है पीटीआर, ठीक है। इसका कोई एड्रेस होगा 220। टेम्प के नेक्स्ट हमेशा पीटीआर से ज्वाइन करेगा, ठीक है, और हेड हमेशा उसी लोकेशन पर रहेगा, ठीक है। तो टेम्प के नेक्स्ट में हम पीटीआर को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसका एड्रेस हो गया 220, तो यहाँ से अब नल हट गया और ये इसको पॉइंट कर रहा है, और टेम्प हमेशा पीटीआर पे आ जाएगा, तो ये टेम्प हो गया। तो यानी कि इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको मैं अच्छे से फिर से समझा देती हूँ। जब भी हम लिंक लिस्ट स्टार्ट करते हैं, तो जो पहली नोड, जो नई नोड क्रिएट होगी वो पीटीआर से क्रिएट होगी। तो ये जो नोड है इसका नाम भी पीटीआर है, पहली बार एक नई नोड क्रिएट हो रही है, लेकिन इसी नई नोड को हम हेड भी नाम दे रहे हैं, हम इसको टेम्प भी नाम दे रहे हैं, ठीक है। जब एक फिर से नई नोड क्रिएट होगी तो ये पीटीआर है, पीटीआर से नई नोड क्रिएट हो रही है, और टेम्प के नेक्स्ट में हम पीटीआर को जोड़ देते हैं। इसका एड्रेस जो है वो यहाँ पे हम स्टोर कर देते हैं, और टेम्प को अगली नोड पे पहुँचा देते हैं, ठीक है। फिर पीटीआर से नई नोड क्रिएट हो रही है, फिर हम टेम्प के नेक्स्ट में हम पीटीआर का एड्रेस डाल देते हैं ताकि ये इससे लिंक हो जाए, और टेम्प को आगे बढ़ा देते हैं। फिर एक पीटीआर से नई नोड क्रिएट हो रही है, और टेम्प के नेक्स्ट में उस नई नोड का हम एड्रेस डाल देते हैं, और टेम्प को अगले पे पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, एक लिंक लिस्ट क्रिएट होता है, और इनका जो एड्रेस है वो कुछ भी हो सकता है, रैंडमली हो सकता है, इनका एड्रेस रैंडमली हो सकता है, लेकिन ये एक दूसरे को कैसे जुड़े रहेंगे, इस एड्रेस की वजह से जुड़े रहेंगे, जो हमने लिंक बनाया है इस लिंक की वजह से जुड़े रहेंगे, इस पैटर्न की वजह से इसका नाम जो पड़ा है वो लिंक लिस्ट हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम डायनामिकली स्टोर करते हैं डेटा को, और वो इस तरह से स्टोर होता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। हमने 4 नोड, आप 400 500 जितने मर्जी आप नोड है इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। आप स्टार्टिंग से लेके अगले तक बिल्कुल आप इसमें सारे एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, अलग अलग लोकेशन पे होंगे लेकिन एक दूसरे से जुड़े होंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रोसेस है ये लिंक लिस्ट का प्रोसेस है। इस तरह से हम इसमें स्टोर करते हैं डेटा को, लिंक लिस्ट को, इसलिए इसको डेटा स्ट्रक्चर बोला गया है। इट्स अ वे टू स्टोर द डेटा, यानी कि डेटा को हम स्टोर कर रहे हैं। लिंक लिस्ट कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है, ये बेसिकली एक एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हो गया, ठीक है, जिसको नोड बोला जाता है, और रेंडमली स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, इसको आप समझो अच्छे से। फिर मैं आपको इसका प्रोग्राम अभी बताती हूँ, प्रोग्राम में हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, प्रोग्राम दिखाने से पहले मैं आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बता देती हूँ कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को DMA भी बोला जाता है, यानी कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इसका मतलब होता है कि आप कोई भी मेमोरी जब आप एलोकेट कर रहे हो तो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर रहे हो। अब डायनामिक वर्ड को समझने से पहले हम स्टैटिक वर्ड को समझ लेते हैं। एक होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। अब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले कोई मेमोरी को एलोकेट कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं तो हम प्रोग्राम के अंदर, जैसे हमने ये डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है, आपने ये डिफ़ाइन कर दिया, ओके, और आपने कुछ इस तरह से डिफ़ाइन कर दिया एरे 10, ठीक है। तो ये जो डिफ़ाइन हमने कर दिया, ये क्या है, ये हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, और ये सारे टाइप हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के।
स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है कि पहले से हमें पता है कि हमने मेमोरी के अंदर इतने ब्लॉक ले लिए हैं और इस तरह से हम काम करेंगे। इतने ब्लॉक लिए हैं, वो किस टाइप के हैं, उसके अंदर क्या डेटा होगा, किस टाइप का डेटा होगा, ये चीज़ हमें पहले से पता है। अब मैंने ए, बी और एरे नाम से लिया है, तो पता है ए नाम का वेरिएबल होगा जिसमें इंटीजर वैल्यू जाएगी, बी के अंदर फ्लोट वैल्यू जाएगी, और एरे है उसके अंदर वो 10 मेमोरी ब्लॉक्स लेगा। ठीक है, तो ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है कि प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले ही हमने इसमें फिक्स कर दिया है हमें ये मेमोरी चाहिए और इसमें इस टाइप का डेटा जाएगा। लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या होता है? जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है इसका मतलब होता है रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट करना। मेमोरी एलोकेशन एट रन टाइम। अब रन टाइम का मतलब क्या होता है? रन टाइम का मतलब वो होता है जब आप F9 करके कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद जब कंट्रोल प्लस F9 करके जब आप प्रोग्राम रन करते हो और जो कंसोल स्क्रीन आती है वो टाइम होता है रन टाइम पे। ठीक है, तो रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट करना, यानी कि जब प्रोग्राम चल रहा है तो उस टाइम पे मेमोरी एलोकेट करना, वो रन टाइम होता है। अब जब प्रोग्राम चल रहा है तो उस टाइम पे आप मेमोरी को कैसे एलोकेट करोगे? रन टाइम का बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि मान लो हमने स्टैटिक मेमोरी एलोकेट कर ली, बट इस एरे में से मुझे सिर्फ 5 वैल्यू चाहिए, ठीक है, या 5 नहीं मुझे 15 वैल्यू चाहिए, तो आप उसको कैसे आप बढ़ा घटा सकते हो? हम तो बढ़ा घटा नहीं सकते। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है जो फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया। लेकिन अगर हमें कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि अगर हमें मेमोरी को बढ़ाना है या घटाना है, या अचानक ही हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ गई, अगर हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ गई तो अब हम उस मेमोरी को कैसे एलोकेट करेंगे? रन टाइम पे हम किस तरह से एलोकेट कर सकते हैं? जब हमारा प्रोग्राम चल रहा है तो चलते चलते हम मेमोरी को कैसे एलोकेट करेंगे? उसको एलोकेट करने का भी तरीका है। अभी तक हमने स्टैटिक मेमोरी से काम किया था, अब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन देखेंगे, क्योंकि लिंक लिस्ट में सारा काम क्या होता है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पे होता है। तो डायनेमिक मेमोरी जब हम एलोकेट करते हैं तो उसके कुछ मेथड्स होते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं मेलॉक, कैलॉक, रीएलॉक, और एक मेथड होता है फ्री। ठीक है, ये हमारे पास मेथड होते हैं। ये जो मेथड है, ये जो 3 मेथड है स्टार्टिंग के, मेलॉक, कैलॉक और रीएलॉक, ये मेमोरी एलोकेट करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, एलोकेट करने का मतलब होता है मेमोरी को लेना। ठीक है, रन टाइम पे मेमोरी को लेने के लिए यूज़ होता है, एलोकेट करने के लिए यूज़ होता है। और जो ये फ्री जो मेथड है, ये फ्री का काम होता है जैसे कि अगर हमने रन टाइम पे कोई मेमोरी एलोकेट कर ली, अब प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो अब हमें उस मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब हमें उस मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम मेमोरी को फ्री कर देंगे, मेमोरी को हटा देंगे, ताकि उस मेमोरी के अंदर जो भी हमने उस स्पेस को ऑक्यूपाई किया था उस स्पेस को हम फ्री कर देंगे। तो वो किससे होता है? वो फ्री से होता है। तो फ्री मेमोरी को हटाने के लिए होता है, और मेलॉक, कैलॉक एंड रीएलॉक ये मेमोरी को एलोकेट करने के लिए होता है। चलिए अब देखते हैं कि मेमोरी एलोकेट होती कैसे है, मेलॉक का कैसे काम करता है। अब हम मेलॉक की बात करते हैं तो मेलॉक क्या करता है? अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी, ये एक ब्लॉक क्रिएट करता है, मेमोरी का एक ब्लॉक। ठीक है, डायनामिकली मेमोरी का ब्लॉक, जैसे कि अब जैसे इंट, फ्लोट और इंट ये स्टैटिक टाइप हो गए। अब मान लो मुझे एक फ्लोट टाइप का मेमोरी चाहिए, एक मुझे 400 साइज़ का एक मेमोरी चाहिए, 400 बाइट का। तो हम कैसे करेंगे? तो ये जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है ये हमेशा पॉइंटर की हेल्प से होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक हमने पॉइंटर लिया, पॉइंटर में अब हमने पहले मैं आपको इसका बता देती हूँ कि किस तरह से हम इसको करते हैं। पॉइंटर कास्ट टाइप मेलॉक, और उसके बाद उसका साइज़ देते हैं। ये इसका टाइप होता है, मतलब ये इसका प्रोसेस होता है कि किस तरह से हम इसमें मेमोरी एलोकेट करते हैं। कास्ट टाइप का मतलब होता है कि आपको किस टाइप की मेमोरी चाहिए। सबसे पहले तो ये कास्ट टाइप का मतलब टाइप ऑफ मेमोरी, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, किस टाइप की मेमोरी चाहिए। मेलॉक हमारा मेथड हो गया, और यहाँ पे आपको साइज़ देना है कि टोटल कितने साइज़ का आपका ब्लॉक लेना है, जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी जाएगा वो कितने साइज़ का जाएगा। जैसे कि मुझे एक फ्लोट मेमोरी लेनी है और 400 बाइट का चाहिए, लेकिन होना चाहिए वो फ्लोट। तो हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे PTR इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे फ्लोट और उसमें जाएगा पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर देना ज़रूरी है। उसके बाद हम लिखेंगे मेलॉक और उसके बाद लिखेंगे साइज़ ऑफ फ्लोट।
अगर हमने सिर्फ इतना लिख दिया साइज ऑफ फ्लोट, तो फ्लोट के साइज का एक मेमोरी ब्लॉक जाएगा, यानी कि एक 4 बाइट का मेमोरी ब्लॉक पीटीआर में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें इसमें अगर और साइज देना है तो हम इसको 100 इंटू कर देंगे, 100 इंटू साइज ऑफ फ्लोट। 100 इंटू साइज ऑफ 4 का मतलब होता है ये फ्लोट हमारा 4 साइज का हो गया, ये हमने स्टार्टिंग में इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी कि 400। तो 400 बाइट का जो एक ब्लॉक बनेगा, कुछ 400 बाइट का ब्लॉक बनेगा, ये पूरा 400 बाइट का है, और इसका एड्रेस जो है वो पीटीआर के पास जाएगा, यानी कि पीटीआर इसको पॉइंट करेगा। बेसिकली कुछ इस टाइप का मेमोरी एलोकेशन करता है। तो मेलॉक का काम होता है ब्लॉक ऑफ मेमोरी, ठीक है। उसका सिंटेक्स ये है, इस तरह से आप मेमोरी एलोकेट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं कैलॉग की। अब कैलॉग जो है वो हमारा क्या करता है, कैलॉग जो होता है वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन करता है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब आप एक तरह से आप एरे भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर हमें डायनेमिकली एक एरे क्रिएट करना है तो हम एरे कैसे क्रिएट करेंगे, वो हम कैलॉग से करते हैं। मेलॉक सिर्फ एक सिंगल पॉइंट के सिंगल मेमोरी क्रिएट करता है, कैलॉग एरे क्रिएट करता है। इसको करने का जो आपका सिंटेक्स है वो है कास्ट टाइप पॉइंटर कैलॉग फिर एन साइज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो कैलॉग है वो एन मतलब होता है नंबर ऑफ, कि आपको 10 चाहिए 20 चाहिए, यानी कि एरे के अंदर कितना साइज चाहिए, ये एन हो गया, और वो किस साइज़ का चाहिए, कितने साइज़ का होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरा एरे क्रिएट करते हैं। इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। पीटीआर हमने लिया फ्लोट पॉइंटर कैलॉग ब्रैकेट 25 कॉमा साइज ऑफ फ्लोट, ठीक है। तो यानी कि फ्लोट साइज का 25 ब्लॉक क्रिएट होंगे और उसका एड्रेस किस में जाएगा, पीटीआर में। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगा, ऐसे ऐसे करके आपके 25 ब्लॉक शुरू होंगे, 0 से लेके ये 24 तक जाएगा, और इसका जो एड्रेस है वो पीटीआर के पास जाएगा। पीटीआर फर्स्ट ब्लॉक को एड्रेस करेगा, और ये किस टाइप के होंगे, फ्लोट टाइप के होंगे, ठीक है। तो ये कैलॉग हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है री एलॉग। री एलॉग जो हमारा होता है, री एलॉग बेसिकली री एलॉग क्या करता है कि आप साइज चेंज कर सकते हो प्रीवियस एलोकेटेड मेमोरी का। यू कैन चेंज द साइज ऑफ प्रीवियस एलोकेटेड मेमोरी, ठीक है। यानी कि आपने मेलॉक से या कैलॉग से कोई आपने एक एरे या कोई आपने ब्लॉक क्रिएट किया है, अब उसका साइज़ आपको बढ़ाना है, ठीक है। तो हम साइज़ कैसे बढ़ाएंगे, इसका साइज़ बढ़ाने का तरीका है पीटीआर, और अब हम करेंगे पीटीआर के बाद री एलॉग, और यहाँ पे पीटीआर कॉमा एक्स। अब पीटीआर कॉमा एक्स मतलब पीटीआर के अंदर ही जो पीटीआर है उसको एक्स साइज़ का बढ़ाना है। अब एक्स में आप कोई भी साइज़ दे देते हो, तो जितने भी साइज़ का होगा उतने साइज़ का ये दोबारा से मेमोरी री एलोकेट कर देगा। तो री एलोकेट करने का मतलब है दोबारा से मेमोरी को एलोकेट करना। अगर आपको साइज़ कम ज़्यादा लग रहा है तो फिर से री एलोकेट करना है, उसका साइज़ बढ़ाना या घटाना है, तो हम इस तरह से उसको री एलॉक कर सकते हैं। और लास्ट जो हमारा होता है फ्री फंक्शन होता है टू फ्री द एलोकेटेड मेमोरी। आपने जो मेमोरी एलोकेट कर रखी है उस एलोकेट मेमोरी को फ्री करना। फ्री का सिंपल सिंटेक्स होता है फ्री करो पीटीआर को। अब पीटीआर जो पॉइंटर हमने वेरिएबल दे रखा है उसने जितने भी मेमोरी एलोकेट कर रखी है ना, फ्री उसको फ्री कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे मेथड्स हो गए जिसके थ्रू से हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करेंगे। अब हम लिंक लिस्ट का जो प्रोग्राम देखते हैं उसमें हम मेलॉक का ही यूज़ करके डायनामिक मेमोरी एलोकेट करते हैं और फिर हम उसमें डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका प्रोग्राम देखते हैं। चलिए लिंक लिस्ट का प्रोग्राम देखते हैं। लिंक लिस्ट के प्रोग्राम में सबसे पहले हमने stdio, conio और stdlib ये 3 हेडर फाइल यूज़ किए। stdlib जो ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, ये stdlib मतलब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी
इसलिए हमने यूज़ किया ये हेडर फाइल, क्योंकि जो हम malloc, calloc एंड realloc जो ये हमारे फंक्शंस होते हैं ये इसी लाइब्रेरी के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे हम malloc फंक्शन यूज़ करेंगे क्योंकि हमें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करना है, रन टाइम पे हमें मेमोरी चाहिए, इसके लिए हमने ये हेडर फाइल इंक्लूड किया है। अब इसके अंदर बेसिकली हमारे पास दो मेथड है, एक इंसर्ट नाम का मेथड है, एक डिस्प्ले नाम का मेथड है। इंसर्ट नाम का जो मेथड होगा वो हमारा क्या करेगा, डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करके वैल्यू इंसर्ट कराएगा और डिस्प्ले जो है उसका डिस्प्ले कराएगा। अब डिस्प्ले कराने के लिए अब हमने क्या करा है, हमने एक स्ट्रक्ट नोड यूज़ करा है जिसमें हमें उसी स्टूडेंट का कुछ डेटा चाहिए और एक नेक्स्ट पार्ट चाहिए पॉइंटर, ताकि वो नेक्स्ट मेमोरी एलोकेशन को क्या करेगा, पॉइंट करेगा, उसका एड्रेस स्टोर करेगा। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्ट नोड लिया, इंट डेटा लिया, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट। डेटा के अंदर डेटा आएगा, इसमें आप और भी डेटा दे सकते हैं, जैसे नेम दे सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं स्टूडेंट का, बट सिंपल करने के लिए मैंने सिंपल इंट डेटा लिया है और एक हमने पॉइंटर नेक्स्ट ले लिया। नेक्स्ट जो नेक्स्ट एड्रेस का मेमोरी स्टोर करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा। अब मेन के अंदर आते हैं। मेन के अंदर क्या हो गया कि जब हम इसमें यूज़ करेंगे, मतलब जो हमने स्ट्रक्ट नोड बनाया है इसका हमें एक ऑब्जेक्ट भी इसका हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो हमें स्ट्रक्ट नोड एक हेड नाम से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। हेड मतलब स्टार्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग में हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, तो हमने इसको किससे इनिशलाइज कर दिया, हमने नल से इनिशलाइज कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट फंक्शन कॉल करेंगे। मैंने यहाँ पे 5 बार इंसर्ट फंक्शन कॉल किया है और इस हेड को उसमें पास किया है। तो अब ये पॉइंटर है, पॉइंटर का एड्रेस मैंने पास किया है, तो उसको रिसीव करने के लिए क्या होता है, डबल पॉइंटर यूज़ होता है। हमेशा जब नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना होता है तो वो सिंगल पॉइंटर करता है, और एक सिंगल पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करना हो तो वो डबल पॉइंटर करता है। फिलहाल अभी हमने कॉलिंग की है। अब मैं आपको इंसर्ट फंक्शन दिखाती हूँ कि इंसर्ट फंक्शन हमारा कैसे काम करता है। इंसर्ट फंक्शन के अंदर ये देखिए, ये हमारा इंसर्ट फंक्शन है। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। अब मैंने आपको वो 3 पॉइंटर आपको याद होंगे, एक हेड नाम का पॉइंटर था, एक टेम्प नाम का पॉइंटर है, एक पीटीआर नाम का पॉइंटर है। तो हेड नाम का पॉइंटर यानी कि जो स्टार्टिंग नोड है, तो स्टार्टिंग पॉइंटर हो गया। पीटीआर का मतलब वो एक न्यू हमारे पास एक मेमोरी एलोकेट करके डेटा लाएगा और टेम्प उसके साथ जुड़ता जाएगा, ठीक है, वो लिस्ट बनाता जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे भी 2 टाइप के पॉइंटर हमने इनिशलाइज कर दिए, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर पीटीआर और पॉइंटर टेम्प। अब पीटीआर और टेम्प हमने लिया है। यहाँ पे अब जो पीटीआर है उसमें हम देखो यहाँ पे मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। यहाँ पे अब हमें ना तो इंटीजर टाइप चाहिए ना फ्लोट टाइप चाहिए, हमें टाइप कैसा चाहिए, स्ट्रक्चर टाइप का, जो स्ट्रक्चर हमने बनाया उस टाइप का। तो हम स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर लिखेंगे, malloc लिखा, हमें साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। अब हमें एक सिंगल ब्लॉक चाहिए जितने साइज़ का वो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर के साइज़ का हमने एक ब्लॉक लिया डायनामिकली और पीटीआर के अंदर उसको स्टोर कर दिया। अब उसके अंदर क्या चाहिए, अब हमें उसके अंदर डेटा स्टोर कराना है, तो हम लिखेंगे एंटर वैल्यू और हमने स्कैनफ करा दिया पीटीआर का एरो लगा के डेटा। अब आप ये सोच रहे होंगे ये एरो क्या है। जब हम पॉइंटर की बात करते हैं ना, तो पॉइंटर से हम डॉट नहीं लगाते हैं स्ट्रक्चर के लिए, हम एरो का यूज़ करते हैं, पीटीआर एरो डेटा, ठीक है। तो पीटीआर से हमने क्या करा, डेटा को एक्सेस करा है और उसके अंदर हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। और पीटीआर के नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या रख दिया, नल रख दिया, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट पॉइंटर है, अभी उसमें कोई नया एड्रेस नहीं है तो हमने नल रखा। अब हमें क्या करना है, अब हमने यहाँ पे कंडीशन दी है, इफ़ पॉइंटर हेड अगर इक्वल्स टू नल है। अगर ये जो हेड है, ये पॉइंटर हेड यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट अगर वो नल है, तो पीटीआर के अंदर जो मेमोरी एलोकेट हुई है वही हेड में जाएगी, वही टेम्प में जाएगी। यानी कि जो पहला ब्लॉक हमारा बनेगा वही ब्लॉक हमारा हेड है, वही ब्लॉक हमारा टेम्प है, ठीक है। फिर हम दोबारा से इंसर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, तो अब हमारा हेड में नल नहीं है क्योंकि उसमें पहला ब्लॉक आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये प्रोग्राम एस पार्ट में आएगा। एस में क्या करेगा, टेम्प के नेक्स्ट में पीटीआर चला जाएगा। तो जो हमारा एक ब्लॉक बना था उस ब्लॉक के नेक्स्ट में अभी तो नल था ना, तो उसके नेक्स्ट में क्या होगा, पीटीआर आ जाएगा, क्योंकि पीटीआर दोबारा से एक नई मेमोरी एलोकेट करेगा, वैल्यूज़ में स्टोर कराएगा। तो टेम्प के नेक्स्ट में पीटीआर आया और टेम्प इक्वल्स टू पीटीआर, यानी कि जो पीटीआर फर्स्ट ब्लॉक पे था वो पीटीआर नेक्स्ट ब्लॉक पे आ जाएगा, ठीक है, दूसरे वाले ब्लॉक पे आ जाएगा। तो इसी तरह से क्या करेगा, इंसर्ट फंक्शन कॉल होता रहेगा और डेटा इसमें स्टोर होता जाएगा।
तीसरा ब्लॉक इंसर्ट होगा, तीसरा ब्लॉक पीटीआर है तो टेम्प के नेक्स्ट में पीटीआर, यानी कि टेम्प को पीटीआर से जोड़ेंगे और टेम्प पीटीआर पे आ जाएगा। ये 2 लाइन का मतलब ये है, अगली अगली नोड जुड़ती जाएगी और टेम्प उस पर आता जाएगा, ठीक है। और हेड हमेशा पहले पॉइंट पे ही रहेगा, पहले स्टार्टिंग पे रहेगा। तो इस तरह से हमने इंसर्ट कर दिया। अब इंसर्ट करने के बाद अब हमें डिस्प्ले करना है कि वैल्यू को अब हमें दिखाना है कि अब हमें जो भी वैल्यू इंसर्ट करी है वो हमारी वैल्यू दिखेगी कैसे। तो डिस्प्ले हम एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, डिस्प्ले फंक्शन से हमारा वो पूरी लिस्ट हमें दिखाई देगी। तो लिंक लिस्ट में जो हमें लिस्ट दिखाई देगी, तो हमने हेड के पास हमेशा स्टार्टिंग नोड है तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट को पास करा इसमें, और इसमें एक पीटीआर नाम का वेरिएबल ले लिया, पॉइंटर वेरिएबल, जो टेम्परेरी है एक तरह से। तो पीटीआर में हमने हेड को स्टोर कर दिया, यानी कि जो लिस्ट है, लिस्ट में जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अब वो स्टार्टिंग पॉइंट पीटीआर के पास है। अगर पीटीआर इक्वस टू नल, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ही अगर नल है तो नथिंग टू प्रिंट, यानी कि हमारे लिंक लिस्ट में कुछ भी नहीं है। और अगर है तो अब हम एक लूप चलाएंगे, कब तक, जब तक वो लिस्ट लास्ट तक नहीं आ जाती। तो पीटीआर जब तक नॉट इक्वल्स टू नल नहीं हो जाता तब तक क्या करेगा, पीटीआर का डेटा प्रिंट करेगा और पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर का नेक्स्ट। तो पीटीआर अपना अगले अगले पॉइंट पे चलता रहेगा, अगली अगली नोड पे चलता रहेगा। तो ये क्या करेगा, लूप चलता रहेगा। पहला पॉइंट उसने प्रिंट करा, उसके नेक्स्ट पे गया, यानी कि दूसरे नोड पे गया, दूसरा नोड प्रिंट करा, फिर उसके नेक्स्ट पे गया, तीसरा नोड प्रिंट करा। तो पीटीआर से पीटीआर का नेक्स्ट करेंगे तो अगले अगले नोड पे चलता जाएगा और इससे क्या होगा, पीटीआर का डेटा प्रिंट करेगा। और जब पीटीआर नल हो जाएगा तब ये लूप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, लिंक लिस्ट को क्रिएट कर रहे हैं और लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं। चलिए इसको रन करके देखते हैं। कंपाइल किया, 0 एरर, रन करते हैं। तो अब ये कह रहा है एंटर वैल्यू, कि वैल्यू एंटर करो। मैंने एक वैल्यू एंटर करी, दूसरी वैल्यू एंटर करी, तीसरी, फोर्थ एंड फिफ्थ। मैंने 5 बार कॉल किया था, 5 एंटर हुई। तो अब क्या 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 कर रहा है, ये प्रिंटिंग वैल्यूज़, अब ये वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो जो हमने वैल्यू एंटर करी थी इसने वो वैल्यू प्रिंट करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि आउटपुट में बिल्कुल सेम है, जो वैल्यू इंसर्ट करी वही वैल्यू हमारी आ गई, आउटपुट में आ गया। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे कोई भी हमने इंटीजर वैल्यू नहीं लिया है, यहाँ पे सारा डायनामिकली मेमोरी एलोकेट हो रहा है, डायनामिकली मेमोरी इसमें जा रहा है। इसमें आप 5 बार क्यों, आप 10 बार, 20 बार, जितनी बार आप ये कॉल करेंगे उतनी बार ही ये चीज़ हमें प्रिंट में दिखेगी। तो ये इंसर्ट फंक्शन कॉलिंग के ऊपर है कि आपको कितनी बार आपको डेटा इंसर्ट करना है। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए, ये स्टार्टिंग है। अब हम लिंक लिस्ट के अंदर जो आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि इस लिंक लिस्ट में अगर मुझे लिस्ट के अंदर कोई बीच में डेटा इंसर्ट करना है, जैसे ये लिस्ट है, मुझे बीच में कोई डेटा इंसर्ट करना है या स्टार्टिंग में इंसर्ट करना है या एंड में इंसर्ट करना है। अब हम इंसर्ट के अलग अलग मेथड्स देखेंगे और इसमें से वैल्यू डिलीट करना भी देखेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास कोई लिस्ट डायनामिकली है और उसमें से अगर कोई डेटा रिमूव होता है तो रिमूव कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको इसमें इंसर्शन और डिलीशन बताऊँगी कि कैसे बीच में इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, या फिर इसमें से सर्च कैसे करेंगे डेटा को, ठीक है। तो ये लिंक लिस्ट है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में, लेकिन कीप प्रैक्टिसिंग, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो समझ में ज़रूर आएगा। थैंक यू।